नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जिस प्रकार से लचर हो चुकी है और जिस प्रकार से जेडीयू और भाजपा की सरकार की पोल बिहार में खुल गई है, ऐसे में यहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ खबर में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है और एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, उसके नेता चिराग पासवान यहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राम मंदिर का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि एक बड़े संत ने कहा है कि पहले देश को कोरोना के डर से निकालिए, उसके बाद ही दिया जलाएं। तो दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार में भाजपा और जेडीयू का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। बिहार, तेजस्वी का नीतीश पर निशाना, कहा कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की बखिया उधेड़ कर रख दिया है। यही नतीजा है कि विपक्ष आए दिन सत्तारूढ़ दल पर चढ़कर बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट के माध्यम से हमला बोलते रहे हैं। बुधवार को तेजस्वी ने कहा है कि गजब माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या 4 महीने से आपने इस साधारण और सामान्य सी मानक प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और उसके प्रावधान और उसके प्रधान सचिव को कहा ही नहीं था? अगर इस गंभीर परिदृश्य में 134 दिन अदृश्य रहने के बावजूद भी ऐसा है तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने ऐसा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा है कि अस्पतालों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का नीतीश कुमार पर फिर निशाना, कहा सुशांत मामले में सीएम की खामोशी से निराशा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में ताज़ा घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीबीआई जांच की अपनी मांग फिर दोहराई है। मंगलवार को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि एक पिता से बेहतर अपने बेटे के मानसिक हालात को कोई नहीं जान सकता। उनके पिता के सिंह ने कहा कि 2013-14 से पहले सुशांत पर कोई मानसिक दबाव नहीं था और वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन क्या कारण था कि वो अचानक मानसिक तौर पर दबाव में आ गए? किस मजबूरी में उन्होंने यह कदम उठाया? क्या कोई षड्यंत्र है? यह जांच का विषय है, इसलिए सभी विषय की जांच होनी चाहिए। चिराग ने कहा कि सुशांत के परिवार वालों के एफआईआर के बाद नया पहलू सामने आया है, क्योंकि अभी तक नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और नेक्सस की बात हो रही थी। हर पहलू की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि सीबीआई से जांच हो। मुंबई पुलिस मामले की जांच पिछले 40 दिनों से कर रही है और पटना पुलिस भी अब जांच कर रही है। ऐसे में कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई जांच करे, और यह मांग बड़ी आबादी की भी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल पर राजनीति, राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में क्यों? जी हां दोस्तों, फ्रांस से उड़ान भरकर बुधवार को राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। दोपहर करीब 3:15 बजे अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राफेल को लेकर मोदी सरकार से पूछा कि 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ का कैसे हो गया। राहुल गांधी ने राफेल के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई देते हुए मोदी सरकार से सवाल किए। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि इस बीच केंद्र सरकार जवाब दे सकती है कि राफेल की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों है? 126 की जगह 36 राफेल क्यों खरीदे गए? दिवालिया हुए अनिल को हाल की जगह 30,000 करोड़ का ठेका क्यों दिया गया? इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया और साथ ही यह भी कहा कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकों को बधाई। उन्होंने कहा, आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 राफेल ही क्यों? मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच गया। फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने राफेल का किया स्वागत, सरकार पर उठाए सवाल, कहा 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों। जी हां दोस्तों, फ्रांस की कंपनी दसौं द्वारा निर्मित बेहद ही शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंच चुके हैं। 5 राफेल विमानों का ग्रुप फ्रांस से करीब 7000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर हरियाणा स्थित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुँच गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुँचने के बाद राफेल विमानों का वाटर सैल्यूट दिया गया। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। बुधवार को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत में लैंड किया। राफेल के भारत पहुंचने पर कांग्रेस ने देश के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए खुशी जाहिर की और इसका स्वागत भी किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय वायुसेना को राफेल के आगमन पर बधाई दी, लेकिन सरकार पर तंज भी कसा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये देश की सरकार से ये सवाल जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल के बजाय 36 से क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपनी ही सरकार को घेरा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और जबलपुर की पाटन सीट से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मुद्दे को बिना किसी देरी के लपकते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने हाँ में हाँ मिलाते हुए शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में स्वास्थ्य का लाभ कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि शीघ्र स्वस्थ होकर वापस लौटें। साथ ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, चिरायू अस्पताल में रहते हुए यह भी देखें कि चिरायू में ऐसा क्या है जो हम नो लिमिट बजट और सतत मॉनिटरिंग के बाद भी प्रदेश के एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज 4 माह में नहीं बना पाए। क्यों प्रदेश के सभी वीआईपी चिरायू की शरण में जाने मजबूर हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने भी इस ट्वीट को लेकर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई से ठीक सवाल उठाया है। क्या कारण है कि सीएम सहित सारे वीआईपी चिरायू में इलाज करवा रहे हैं? आखिर वहां ऐसा क्या है? क्या कारण है कि 15 वर्ष की भाजपा सरकार में एक भी ऐसा शासकीय अस्पताल नहीं बना? कोरोना से इलाज के लिए एक भी शासकीय मेडिकल अस्पताल तैयार नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में 5 साल तक मजबूती से चलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए इस बार का सियासी संकट अधिक कठिन दिखाई दे रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी कई मुश्किलों से पार आ चुके अशोक गहलोत के लिए इस बार कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस संकट को गहलोत ने समय रहते भांप तो लिया, लेकिन इसे खत्म करने में वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई प्रयासों के बाद भी उन्हें मन मुताबिक परिणाम मिलते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री गहलोत डटे हुए हैं। आज नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पदभार ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग एवं धन बल की मदद से षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं और उनकी सरकार पूरे 5 वर्षों तक मजबूती के साथ चलेगी। गहलोत ने कहा कि विधानसभा बुलाने की मांग तो विपक्ष की ओर से की जाती है, लेकिन प्रदेश में यह मांग सरकार कर रही है। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे में आगे का मुकाबला करने का दमखम है। पूरे 5 सालों तक मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार चलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने एक बार फिर विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कलराज मिश्रा ने लगातार तीसरी बार सत्र बुलाने की फाइल को सरकार को वापस लौटा दी है। मुख्यमंत्री एक बार फिर राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। कलराज मिश्रा से मुलाकात से पहले गहलोत ने कहा कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव तीसरी बार खारिज कर दिया है। वह क्या चाहते हैं यह जानने के लिए मैं राजभवन जा रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि तीसरी बार राज्यपाल ने प्रेम पत्र भेजा है, अब मैं उनके साथ चाय पीने जा रहा हूं। क्या बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे पहले जनता को कोरोना के भय से निकालें, फिर दीप जलवाएं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। जी हां दोस्तों, ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में इस समय राम मंदिर के निमित्त भूमि पूजन के मौके पर आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम से जारी पत्र में उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देवशयन के समय में बिना मुहूर्त मंदिर निर्माण आरंभ करा रहा है।
दूसरी ओर महामारी पीड़ित देश से हर्ष प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव का आह्वान किया जा रहा है। कहा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण पूरे देश में हावी है, लोग विपत्ति में हैं। जब प्रतिदिन पीड़ितों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो बजाय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लोगों से उत्सव मनाने की अपील करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाए जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान की जन्मस्थली में गर्भगृह के आग्नेय कोण में बाल रूप की स्थापना की जानी चाहिए। शास्त्रोक्त विधि विधान से इसका निर्माण होना चाहिए। शंकराचार्य ने सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के समय की घटना का स्मरण कराते हुए कहा कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान जब सभी न्यायाधीशों द्वारा एक सवर में यह पूछा गया कि श्री राम का जन्मस्थल कहाँ है, तब भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन और समर्थक अधिवक्ता आदि जन्मभूमि का सटीक स्थल नहीं बता पाए थे। ऐसे समय में शंकराचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से पक्षकार होने के नाते अपने अधिवक्ता श्री परमेश्वर नाथ मिश्रा एवं सुश्री रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से न्यायालय को 300 से अधिक प्रमाणों के साथ यह जानकारी दी थी कि श्री राम की जन्मभूमि इसी स्थल पर है। कोरोना से पीड़ित जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इस समय सरकार का एक ही कर्तव्य है कि वह देश को कोरोना महामारी के संकट से मुक्ति दिलवाएं, हर शहर हर गांव में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएं, कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें, इस अति आवश्यक कार्य को न कर मंदिर की बातों से लोगों का ध्यान न भटकाएं। साथ ही कहा कि जिस घर में कोरोना से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होगा या मरा होगा वह कैसे दीप जलाकर हर्ष मनाएगा। अतः सबसे पहले कोरोना भगाएं, फिर शुभ मुहूर्त में मंदिर बनवाएं, तो उसके बाद पूरा देश दीप भी जलाएगा और हर्ष भी मनाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, एनडीए में घमासान तेज, चिराग पासवान ने नीतीश के एजेंडे को खारिज किया, समर्थकों से फिर कहा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार एनडीए में छिड़ा घमासान कम होने के बजाय तेज होता जा रहा है। नीतीश कुमार से बेहद नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश के दबाव के सामने नहीं झुकने का खुला ऐलान कर दिया है। अपने समर्थकों के साथ बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के चुनावी एजेंडे को खारिज कर दिया। चिराग ने अपने समर्थकों को एक बार फिर से कहा है कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। दरअसल मंगलवार को ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की जिला से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। एलजेपी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के रवैये को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को फिर से कहा कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल ही सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने बता दिया है कि इस बार का चुनाव में उसका एजेंडा लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश का 15 साल होगा। चिराग ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में इस एजेंडे को खारिज कर दिया। उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूछा कि 15 साल बनाम 15 साल का नारा देने वाले बताएं कि बाद के 15 साल में क्या हुआ। क्या गली गली बनाना ही विकास है? अगर बाद के 15 साल में बिहार का विकास हुआ तो शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले बिहार के बच्चों की तादाद क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? इलाज के लिए बाहर जाने वालों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? राजस्थान के कोटा जैसे शहर में कई कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहारी हैं, टीचर बिहारी हैं और कई कोचिंग संचालक भी बिहारी हैं। फिर वे सब बाहर क्यों चले गए? क्यों नहीं पटना बिहार बन गया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी नेता ने जताई भूमि पूजन पर आपत्ति, कहा पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी खुद इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने पर विपक्ष के कई नेता उन पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इसी क्रम में टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में भाग लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। इस महामारी की स्थिति में सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की सामूहिक भीड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सांसद और टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा, हम हमेशा प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद का मूल्य नहीं पता है। भारत सभी धर्मों का देश है। पीएम खुद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक पीएम होने के नाते वह राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी को चुनाव से पहले उनके द्वारा किए गए वादों पर काम करना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इदरिस अली ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा, वह भारत के एक बेकार प्रधानमंत्री हैं जो आम लोगों की किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, चाहे वह बेरोजगारी या विमुद्रीकरण की समस्या हो। मुझे लगता है कि मोदी को लंबे भाषण देने बंद कर देना चाहिए और वादों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत में इदरिस अली ने कहा कि हम पूजा करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पीएम को ऐसी सामूहिक सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बकरीद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने रियायत देने से किया मना तो शरद पवार के पास पहुंच गए मुस्लिम विधायक, जाने पूरा मामला।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे खुद भी कहते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में है, पर गाहे बगाहे ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं जिससे इस बात को हवा मिलती है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। बकरीद को लेकर जब मुस्लिम विधायकों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात न बनी तो अब मुस्लिम विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं और उम्मीद लगाए हैं कि मुख्यमंत्री ने तो सुनी नहीं, अब शरद पवार से ही उनकी बात बनेगी। महाराष्ट्र में सरकार बने 6 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है। कल उद्धव ठाकरे ने अपना जन्मदिन मनाया था। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार की स्टीयरिंग उनके हाथ में है। शिवसेना अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार की पीठ थपथपाती है, पर यह चर्चा जोरों पर रहती है कि सरकार का असली रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथों में है। बकरीद के त्योहार के लिए मुंबई के मुस्लिम विधायक रियायत की मांग करते हुए पहले मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गए। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के चलते रियायत देने से मना किया तो अब विधायक शरद पवार के दरवाजे पर पहुंचे हैं। एसपी से विधायक अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है जिसे अबू आजमी समर्थन करते हैं, उस सरकार के मुख्य ऑर्गेनाइजर शरद पवार है। इसी कड़ी में विधायक उनके पास पहुंचे थे। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया है, गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके बाद विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि विधायकों का भी मानना है कि शरद पवार का फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर होगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के मत के विपरीत शरद पवार जो चाहते हैं वह महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर खड़े किए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि पवन खेड़ा जी के प्रेस वार्ता अवश्य सुने, किस प्रकार मोदी जी ने डोंग फैंग नाम की चीनी कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया है। इसके माध्यम से यह चीनी कंपनी जम्मू एंड कश्मीर की विद्युत व्यवस्था के साथ कुछ भी कर सकता है। यह कंपनी पूरी तरह से चीनी सरकार को रिपोर्ट करती है। दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट करके इस पूरे मामले में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, भाजपा के वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने 2017 में इस कंपनी के साथ कोई भी समझौता नहीं करने का कई बार अनुरोध किया था, फिर भी मोदी जी ने इस चीनी कंपनी को जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सौंप दिया। यह एक और प्रमाण है भाजपा सरकार और मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है। मोदी जी जवाब दे, चीन के विषय में नहीं देंगे, क्यों? कुछ न कुछ जरूर कारण है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम केयर्स फंड में चीनी की कंपनी द्वारा फंड दिए जाने गुजरात में स्मार्ट सिटी, टेक्सटाइल पार्क सहित तमाम प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों को दिए। खेड़ा ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की पार्टी की जीत हो। ऐसा होता है तो चीन की कंपनियों को लाभ होगा। इस दौरान पवन खेड़ा ने जम्मू कश्मीर में चीनी बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया, जिसका हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति शासन की मांग की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए सपा यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हटकर जब दूसरे कामों में उलझती रहती है तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में अपहरण का 14 वर्षीय बलराम गुप्ता अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए। सपा की मांग है कि सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए देने चाहिए। कानपुर में संजीत यादव मामले में भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अब तक कानपुर में संजीत यादव का शव बरामद नहीं कर सकी है। यह भाजपा सरकार के लिए कम शर्मनाक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में खटपट, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज, बंगाल अध्यक्ष के भी विरोध में बोले सांसद। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां जारी है। जहां पहले इसी उठापटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहीं मौजूदा समय में अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अंतर्विरोध की यह कहानी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल में भाजपा में भी अलग अलग नेताओं के प्रति विरोध के स्वर
पर उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वहीं सबसे ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का है, जिन्हें फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य के अपने विधायकों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में करीब 100 भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया था। इन विधायकों का आरोप था कि यूपी में प्रशासन को ही सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।